स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम इस चैनल पर आपको क्लास 12th की फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है वो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। तो जो बच्चे अपनी पढ़ाई फ़िज़िक्स केमिस्ट्री हिंदी में पढ़ रहे हों वो हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल पर फ़िज़िक्स की क्लासेस चल रही हैं, केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं और इससे पिछले साल हम लोगों ने क्लास 12th की पूरी फिजिक्स का अध्ययन कर लिया है और एक बार हम दोबारा से अपने इस चैनल पर फिजिक्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो हमारे इस चैनल पर आपको डेली क्लासेस के हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज हैंड राइटिंग नोट पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारा चैनल टेलीग्राम चैनल क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा यूनिट है, इसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। इस यूनिट के अंतर्गत हमें दो चैप्टर का अध्ययन करना है। सबसे पहला हमारा चैप्टर है इसमें वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र और दूसरा हम लोग इसमें चैप्टर पढ़ेंगे वैद्युत विभव तथा धारिता। तो दो चैप्टर हमें इसके अंतर्गत पढ़ने हैं पहली यूनिट के अंतर्गत। ठीक, तो आखिर हम इसमें पहले ये समझ लेते हैं कि इस यूनिट का क्या मतलब है, आखिर हमें इसमें क्या पढ़ना है, पहले ये हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिट का नेम है हमारा इसमें स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी ये हमारा यूनिट का नाम है और इस यूनिट में हमें दो चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो स्थिर, इसमें देखिए एक शब्द है स्थिर। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ या फिर ठहरा हुआ, रुका हुआ। और दूसरा इसमें शब्द है वैद्युतिकी। वैद्युतिकी को हम लोग बोलते हैं आवेश। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, आवेश। मतलब फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश और उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। तो फिजिक्स की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, आवेश के, रुके हुए आवेश और उस रुके हुए आवेश के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। मतलब जब रुका हुआ होता है आवेश तो क्या प्रभाव डालता है, ये हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट के अंतर्गत। अब हम इसमें पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर आवेश क्या चीज़ होती है। देखिए मैं ये डेफिनेशन यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक, मैं जैसे ये बोल रहा हूँ आप इसको नोट कर सकते हो। बाकी इसका जो है आपको पीडीएफ नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा क्या होगा, इसमें वेस्ट हो जाता है। तो मैं साथ साथ चीज़ों को बोलता भी रहूँगा जिससे आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में लिखते रहेंगे। ठीक, अगर आप ऐसे लिखना नहीं चाहते हो तो आप नोट्स के माध्यम से लिख लेंगे इसको। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, इसके अंतर्गत रुका हुआ आवेश और रुके हुए आवेश के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। आखिर आवेश क्या चीज़ होती है, देखिए कोई भी पदार्थ के अंदर अगर हम बात करें, पदार्थ मतलब द्रव्य को ही पदार्थ बोला जाता है। द्रव्य दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहला उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहला उसके अंदर गुण होता है द्रव्यमान का। किसका गुण होता है, द्रव्यमान का। और दूसरा गुण होता है किसी भी वस्तु के अंदर या किसी भी पदार्थ के अंदर आवेश का। तो द्रव्यमान का गुण होता है किसी वस्तु में और आवेश का गुण होता है। अगर हम किसी वस्तु के द्रव्यमान वाले गुण की बात करें तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं हम लोग, इसको क्लास 11th में ही पढ़ लिया जाता है। क्लास 11th में ही हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। और अगर हम बात करें किसी भी वस्तु के द्रव्यमान वाले, आवेश वाले गुण के बारे में, तो इसका हम अध्ययन करेंगे क्लास 12th में। ठीक, तो किसी भी वस्तु में दो गुण होते हैं, दो प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है आपके द्रव्यमान की, जिसके बारे में हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान के गुण के बारे में जो हम अध्ययन हमने किया था वो क्लास 11th में कर लिया था, पढ़ लिया हमने। अब हम जो आवेश वाला गुण है इसका अध्ययन करेंगे हम लोग क्लास 12th में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें ये समझ लेते हैं कि आखिर आवेश कैसा गुण है। तो यहाँ हेडिंग में डाल रहा हूँ आवेश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, चार्ज।
या इसी को बोलते हैं वैद्युत आवेश। इसको समझते हैं। देखिए आवेश क्या चीज़ है, ये किसी भी वस्तु का कैसा गुण होता है, मतलब जब किसी वस्तु पर आवेश वाला गुण ये आ जाता है तो उस वस्तु में आखिर ऐसी क्या चीज़ बदल जाती है, उसमें आखिर ऐसा क्या खास होने लगता है। जब उसके अंदर आवेश आ जाता है तो ऐसा आखिर क्या होता है उसके अंदर। जैसे किसी आदमी के पास अगर पैसा आ जाए तो आदमी क्या करता है, उसका जो रवैया होता है वो चेंज होने लगता है। ऐसे ही जब किसी वस्तु पर जब आवेश आ जाता है तो उसमें क्या बदलाव आता है, पहले ये समझते हैं। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो हमें यहाँ जो है वस्तु के आवेश वाले गुण का अध्ययन करना है क्लास 12th में। अगर मैं आवेश की देखिए बात करूं, कोई अगर आपसे पूछे कि आवेश क्या चीज होती है, तो बताना किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करना प्रारंभ कर देती है। उस गुण को, वस्तु के उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। मतलब जब किसी वस्तु पर आवेश आ जाता है, जब किसी वस्तु पर आवेश का गुण आ जाता है तो उस वस्तु में एक ताकत आ जाती है। कौन सी ताकत, वो वस्तु क्या करने लगती है, दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित मतलब अपनी तरफ खींचने लगती है या अपने से दूर भगाने लगती है, मतलब प्रतिकर्षित करने लगती है। वस्तु के इस गुण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, और हम लोग दिन भर में ना जाने कितनी दफ़ा चीज़ों को क्या कर देते हैं, आवेशित कर देते हैं। इसके मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। देखिए आपने ये कैसा देखा हो, कहाँ देखा होगा, आप सभी लोग देख रहे हो इस वीडियो को। आपको क्या करना है, अपनी कॉपी से थोड़ा सा एक कागज़ का टुकड़ा जो है वो फाड़ना है और अपने हाथ के ऊपर रखना है। आपके पास स्केल होगा, आप इसको ऐसे सर में रगड़िए या किसी कपड़े पर रगड़िए, और रगड़ने के बाद में आप जैसे ही उसको उस कागज़ के करीब में लेके जाओगे तो वो कागज़ का टुकड़ा क्या होगा, स्केल के ऊपर चिपक जाएगा। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों, देखिए जैसे आप समझिए ये मेरे पास ये मार्कर है, ठीक, मैंने इसको कहीं पर भी रगड़ा, हाथ पे रगड़ा या सर में रगड़ा या इसको कपड़े पे रगड़ा, तो होता क्या है, ये मार्कर के ऊपर गुण आ जाता है। कौन सा, आवेश का गुण आ जाता है। और एक बार जब इस मार्कर के ऊपर या किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश का गुण आ गया, तब ये वस्तु क्या करती है, दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने लगती है या प्रतिकर्षित करने लगती है। अब देखिए जैसे हम इसको रगड़ेंगे तो इस पे आवेश आएगा। अब जब इस पे आवेश आएगा तो इसके अंदर एक ताकत आ जाएगी किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की। इसलिए वो क्या करता है, वो जो कागज़ का छोटा सा टुकड़ा है वो इसकी तरफ चिपकने लगता है, इसके ऊपर चिपक जाता है। तो ये किसके कारण होता है, आवेश के कारण होता है। आपने और भी देखा होगा, जैसे हम लोग कभी बाल काटते हैं, हमारा रूखे बाल हों, गीले बाल ना हो, रूखे बाल हो, हम ऐसे कंघे से काट रहे हों, तो आपने देखा होगा क्या होता है, कभी कभार कंघे की तरफ अगर हम बालों को लेके जाएं तो बाल क्या होते हैं, कंघे की ओर खिंचने लगते हैं, कंघे की ओर जाने लगते हैं बाल। तो ये भी किसके कारण होता है, आवेश के कारण होता है। वहाँ पर होता क्या है, देखिए जब भी हम उसको रगड़ते हैं अपने बालों में, तो रगड़ने से कंघा हमारा आवेशित हो जाता है, और एक बार जब कंघा आवेशित हो गया तो वो दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करना प्रारंभ कर देता है। तो जैसे हम कंघा रगड़ते हैं तो उस कंघे पर आवेश आ जाता है, और जब आवेश आएगा तो बाल क्या होंगे, उसकी तरफ खिंचने लगेंगे। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल होते हैं आवेश के, ठीक है। या फिर ठंडियों के समय में हम जब लोग अपने नहाने के लिए जब हम कपड़े वगैरह उतारते हैं तो हमारे बॉडी के ऊपर जो बाल होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम खड़े हो जाते हैं, या उनकी तरफ हाथ लेके जाओ तो महसूस होता है कि हाँ खड़े हो गए। तो ये भी सब हमारे जितने भी एग्जाम्पल हैं ये किसके कारण होता है, ये हमारा आवेश के कारण होता है, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि आखिर आवेश है क्या। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वे क्या करती है, किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करना प्रारंभ कर देती है। मैंने इसकी परिभाषा कम से कम अब तक 5 बार मैं बोल चुका हूं, तो आप इसको लिख सकते हो। बाकी आपको इसकी परिभाषा जो है नोट्स में तो मिल ही जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहां बोल दिया। अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा हम लोग इसको लिखते हैं, इसे परिभाषा आप लिख ही लेंगे, इसे Q या कैपिटल Q से
क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसको Q या कैपिटल Q से क्या करते हैं बच्चों, प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, या तो कैपिटल Q से या फिर स्मॉल q से हम लोग इसको प्रकट करते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग थोड़ी और जानकारियां ले लेते हैं इसके बारे में, आवेश के बारे में, कि ये कैसी राशि है, अदिश है कि सदिश है, मात्रक क्या होगा इसका, विमा क्या होगी इसकी, ये सब हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दो प्रकार की राशियां होती हैं, एक होती है सदिश और एक होती है अदिश। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा और मान दोनों की जरूरत होती है, और अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल मान की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैं आपसे पूछूं, टाइम पूछूं मैं आपसे, ठीक है, टाइम की समय की बात करूं, तो आपसे पूछा जाए टाइम कितना हुआ है, तो अभी जैसे 12 बजे हैं, तो जो 12 आप ये जो टाइम बताओगे, चाहे आप इधर मुंह करके बताएं या इधर मुंह करके बताएं, किधर भी मुंह करके बताएं, अगर 12 बजे हैं तो 12 ही बजेंगे। यहाँ पर दिशा का कोई लिंक यहाँ पर नहीं है, दिशा का कोई लेना देना नहीं है। तो समय हमारी एक ऐसी राशि है, ये एक अदिश राशि है, इसमें केवल हमें मान चाहिए होता है, और मान आपने कितना बताया, 12 बजे। ठीक है, तो ये क्या है, एक अदिश राशि है समय। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करें आवेश की, ये आप इसके नीचे से नोट करेंगे, अगर हम बात करें इस आवेश की, तो आवेश, अगर हम बात करें इस आवेश की, तो ये राशि हमारी पता कैसी है, राशि है हमारी अदिश। कैसी राशि है, ये हमारी अदिश राशि है। ठीक, इसमें केवल मान होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो आपको जितनी भी हम चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे, उसके लिए हम पहले राशि लिखेंगे कि वो कैसी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि कौन सी राशियाँ अदिश हैं, कौन सी राशि सदिश है, अगर हमें यही नहीं पता होगा तो आगे हम फिर चीज़ों को हल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अदिश को अलग तरीके से हल किया जाता है, सदिश को अलग तरीके से हल किया जाता है। ये आपने बहुत अच्छे से क्लास 11th में पढ़ा होगा। ठीक, उसके बाद भी जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँगा। तो राशि हमारी कैसी है, ये एक अदिश राशि है। अगर मैं इसकी बात करूँ विमा की, विमा की बात करूँ, आपने विमीय सूत्र भी निकाले होंगे क्लास 11th में, सबसे फर्स्ट चैप्टर में ही इनके बारे में पढ़ा जाता है। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो हमारे इस चैनल के लिंक में मैं आपको डाल दूंगा, उसमें आप विमीय सूत्र अच्छे से पढ़ सकते हो। वो एक वीडियो देखने के बाद में आपको जितनी भी राशियां हैं सबकी विमाएँ निकालनी आ जाएंगी। तो विमीय सूत्र इसका क्या होता है, देखिए AT क्या होता है विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र होता है AT। कैसे आता है ये भी देख लेते हैं। ये होता है Q बराबर IT, Q बराबर IT। I अपना धारा है, धारे का विमीय सूत्र A होता है, और T हमारा समय है, समय का होता है T। तो दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, AT। तो राशि हमारी कैसी होती है, अदिश, और विमा इसकी क्या होती है, कैपिटल A कैपिटल T। उसके बाद सबसे अहम चीज, इसका मात्रक हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, इसका मात्रक लिख लेते हैं, इसका मात्रक लिख लेते हैं। इसका हम लोग पहले लिख लेते हैं मात्रक। देखिए दो प्रकार के इसके मात्रक होते हैं। देखिए मात्रक से आखिर मतलब क्या होता है पहले ये भी समझ लेते हैं। देखिए मात्रक हमें क्या बताता है, जैसे आप इसको ऐसे ऐसे समझें, मैंने एक नंबर लिखा 5, मैं आपसे पूछूं बताइए क्या लिखा है ये, आप कहोगे सर ये एक नंबर लिखा है 5। अगर मैं इसके पीछे, इस नंबर के पीछे सेकंड लगा दूं, अब बताओ ये क्या बन गया। आप कहोगे सर ये 5 सेकंड, यानी यहाँ समय की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, समय की बात चल रही है। अगर मैं इसी 5 के पीछे लगा दूं मीटर, आप कहोगे सर हो सकता है किसी लंबाई या दूरी को नापा गया हो। मतलब अब किसकी बात चल रही है, यहाँ हमने लंबाई को नापा है, हो सकता है कोई चीज़ हमने नापी हो 5 मीटर हो। अगर मैं इसी 5 के पीछे लगा दूं किलो, केजी लगा दूं, आप कहोगे सर यहाँ द्रव्यमान नापा गया है। ठीक, तो ये जो लिख रहा हूं ना मैं, ये इन्हीं को मात्रक कहते हैं। अब देखिए मात्रक बदल देने से इधर की पूरी चीज ये बदल जाती है ना। केजी लगाया, द्रव्यमान हमारे समझ में आया कि हाँ द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। मीटर लगाने से लंबाई बन गई,
सेकंड लगाने से समय बन गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो समय का मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड। मतलब समय को हम लोग सेकंड में मेज़र करते हैं, मिनट में भी करते हैं। ऐसी लंबाई को मीटर का क्या होता है, लंबाई में, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर हम यहाँ पर बात करें तो आवेश के हमारे जो मात्रक होते हैं, आवेश के नहीं, किसी भी राशि के जो मात्रक होते हैं, दो तरीके के मात्रक होते हैं। एक इसका मात्रक होता है सबसे पहला एमकेएस पद्धति में। कौन सी पद्धति में, एमकेएस पद्धति। और एमकेएस पद्धति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई पद्धति। कौन सी पद्धति, एसआई पद्धति बोलते हैं इसको। अब एसआई पद्धति में बच्चों इसके दो तरीके के मात्रक होते हैं। एक मात्रक का इसमें नाम है कूलाम। क्या नाम है, एक का नाम है कूलाम। तो एसआई पद्धति में या एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक। और दूसरा इसका मात्रक होता है फैराडे। कौन सा होता है मात्रक, फैराडे। और ये दोनों आवेश के सबसे बड़े मात्रक होते हैं। कूलाम और फैराडे आवेश के सबसे बड़े मात्रक होते हैं। अगर हम इन दोनों में बात करें तो फैराडे सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा, ये हमारा सबसे बड़ा मात्रक है। और एक फैराडे में मैं यही लिख देता हूं इसको, एक फैराडे जो हमारा होता है ये लगभग 96,500 कूलाम के इक्वल होता है ये, ठीक। तो आप समझ सकते हो कि कूलाम से ये कितना गुना ज़्यादा होता है हमारा ये फैराडे, ठीक है। तो ये हमारे दो मात्रक होते हैं आवेश के एमकेएस पद्धति में, एक होता है कूलाम और दूसरा मात्रक होता है फैराडे, ठीक है। और एक फैराडे इक्वल टू कितना होता है, 96,500 कूलाम के। तो ये दोनों हमारे किस पद्धति के मात्रक हैं, एमकेएस पद्धति के मात्रक हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, जब भी कोई वस्तु आवेशित होती है तो उस पर जो आवेश आता है वो कूलाम की फॉर्म में आता है। अच्छा, कूलाम भी जो है ना हमारा, ये बहुत बड़ा मात्रक है आवेश का, ये भी काफी बड़ा मात्रक है। तो किसी वस्तु पर जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, जब किसी वस्तु पर आवेश आता है, जब किसी वस्तु पर आवेश का गुण आता है, तब उस पर जो आवेश आता है वो इनके फॉर्म में आता है। जैसे मैं, एक होता है हमारा माइक्रो को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। एक माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस के 6। कितना होता है, 10 की पावर माइनस के 6। इसकी फॉर्म में आता है आवेश। जैसे हमने लिख दिया नैनो का मतलब क्या, इसको एन से लिखते हैं, इसका मतलब होता है 10 की पावर माइनस के 9। उसके बाद होता है हमारा एंगस्ट्रॉम को हम लोग लिखते हैं ऐसे, इसका मतलब होता है 10 की पावर माइनस के 10। तो इनकी फॉर्म में आता है आवेश। जैसे आप सपोज करिए मैंने इस मार्कर को यहाँ आवेशित कर दिया, मैंने रगड़ दिया इसको, तो इस पर क्या होगा, आवेश आ जाएगा। क्यों आया आवेश, क्या रीज़न है वो तो आगे बताऊंगा मैं आपको। इस पर आवेश आ गया। जैसे हमने मान लिया इस पर जो आवेश आया, मैं इसको क्यू से लिख रहा हूँ, और कितना आवेश आया, 5 माइक्रो कूलाम। तो कूलाम तो लिखा है, लेकिन कूलाम से पहले क्या है, माइक्रो है। माइक्रो का मतलब आप समझिए, इसको अगर आप कूलाम में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो 5 गुणा इसका मान लगा दो यहाँ कितना, 10 की पावर माइनस के 6। तो इतना कूलाम आवेश है, ठीक है। तो कूलाम भी काफी बड़ा मात्रक है। जो किसी वस्तु पर आवेश आता है वो इनकी फॉर्म में आता है आवेश, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर माइक्रो होगा 10 की पावर माइनस 6 समझना है आपको, 6 लगाना है 10 की पावर माइनस 6। नैनो है तो 10 की पावर माइनस 9 लगाएंगे। एंगस्ट्रॉम है 10 की पावर माइनस के 10 लगा देंगे। और भी होते हैं इसके आगे, पीको, एक्स फर्मी, काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको केवल ये 3 या 4 याद रखने हैं। उसके बाद इसके दूसरे पद्धति के हम लोग मात्रक लिखते हैं। एक तो एमकेएस पद्धति का मात्रक होता है, एक होता है सीजीएस पद्धति। एक सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है, ये वाला मैंने किस में लिखा था बच्चों, ये एमकेएस में लिखा था। अब सीजीएस में भी 2 मात्रक होते हैं इसके। सबसे पहला मात्रक होता है इसका सीजीएस में, जिसको हम लोग बोलते हैं EMU, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग E फॉर होता है इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या इसी का दूसरा नाम होता है एब कूलाम, ए बी एब, और ये हो गया आपका कूलाम। क्या हो गया ये? एब कूलाम। और एक एब कूलाम में होते हैं आपके 10 कूलाम। कितने होते हैं? ये 10 कूलाम होते हैं आपके एक एब कूलाम के अंतर्गत। तो ईएमयू को ही क्या बोलते हैं हम लोग? एब कूलाम। और एक एब कूलाम बराबर कितने के होता है? 10 कूलाम के। तो ये भी एक आवेश का छोटा मात्रक है ईएमयू। एक मात्रक इसका और होता है, इसको बोलते हैं ईएसयू, और इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैट कूलाम। स्टैट कूलाम। और एक स्टैट कूलाम बराबर होता है 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम के। ठीक, तो ये मात्रक हो गए हमारे किसके? आवेश के सीजीएस पद्धति में और एमकेएस पद्धति में। अगर किसी नंबर के पीछे आपको कूलाम लिखा हुआ अगर दिख जाए कहीं, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ किसकी बात चल रही है? आवेश की बात चल रही है वहाँ पर। ठीक, तो ये सब आपकी समझ में आ गया होगा। तो मैं सबकी डेफिनेशन भी मैंने बोली थी, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो। स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है? इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? रुके हुए आवेश और रुके हुए आवेश के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। ठीक है, आवेश क्या होता है? किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु क्या करने लगती है? किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगती है, उसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। इसको Q से लिखते हैं या कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। कैसी राशि है? ये एक अदिश राशि है। विमा इसकी क्या होती है? AT होती है। और दो प्रकार के इसके मात्रक होते हैं, कूलाम और फैराडे। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। और सबसे बड़ा अगर कोई मात्रक है आवेश का, वो कौन है? फैराडे है, क्योंकि आप देख सकते हो एक फैराडे 96,500 कूलाम के बराबर है। ठीक, फिर सीजीएस पद्धति में इसके मात्रक होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमें जो इसमें डिस्कस करना है वो पढ़ना है मूल कण। मूल कण क्या होते हैं? तो देखिए इसमें एक शब्द आया है मूल और कण। ऐसे कण जो किसी दूसरे कण पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें मूल कण कहते हैं। ऐसे कण जो किसी दूसरे कण पर डिपेंड नहीं रहते हैं, ऐसे कण जो किसी दूसरे कण पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? मूल कण कहते हैं। और 3 हमारे मूल कण होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 हमारे मूल कण होते हैं। तो कौन से कण होते हैं मूल कण? वे कण जो किसी दूसरे कण पर निर्भर नहीं करते हैं, जो किसी दूसरे कण पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें मूल कण कहते हैं। उन्हें मूल कण कहते हैं। और 3 हमारे मूल कण होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ठीक है, 3 तरीके के हमारे मूल कण होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन मैं लिख देता हूं, जैसे इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ये 3 हमारे क्या होते हैं? मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
मूल कणों के बारे में कुछ जानकारियां हमेशा होनी चाहिए। कौन कौन सी जानकारियां होनी चाहिए, मैं एक छोटा सा यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, वो टेबल आपको हमेशा दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहला, इधर मैं ले लूँगा मूल कण, इधर हमारा क्या आ जाएगा, मूल कण आ जाएगा। ठीक, इधर क्या आ जाएगा, इस मूल कण का आवेश लिख देंगे हम लोग कि एक मूल कण पर कितना आवेश होता है। इधर मैं क्या लिख दूंगा, इधर मैं लिख दूंगा द्रव्यमान मूल कण का। ठीक, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और इसको हम लोग ऐसे करते हैं प्रदर्शित, इसके ऊपर माइनस लगा दिया जाता है इस टाइप से, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन बन गया। प्रोटॉन, प्रोटॉन को हम लोग ऐसे करते हैं, पी से लिखते हैं प्रोटॉन को। और नेक्स्ट कौन सा हमारा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, इसको लिखते हैं एन से। ठीक, इस टाइप से। तो आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का आवेश, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमेशा आपको पता होना चाहिए कि कितना, कौन सा मान, कौन सा आवेश, कौन से कण का कितना आवेश होता है, कौन से कण का कितना द्रव्यमान होता है, ये जानकारी आपको हमेशा होनी चाहिए। इनकी ज़रूरत आपको कहीं पर भी पड़ सकती है। ठीक, तो सबसे पहले मैं इनके द्रव्यमान लिख रहा हूँ, फिर इनके आवेश लिखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस का 31 kg में। 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 kg, ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अब बात करते हैं हम लोग प्रोटॉन की। प्रोटॉन का होता है 1.673 गुणा 10 की पावर माइनस के 27 kg, और इसका होता है 1.675 गुणा 10 की पावर माइनस के 27 kg। ये अप्रोक्सीमेटली, ये लगभग एक दूसरे के बराबर ही हैं, लेकिन थोड़ा सा द्रव्यमान न्यूट्रॉन का क्या होता है, ज़्यादा होता है। आप दिख भी रहा होगा वैल्यू में, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा द्रव्यमान न्यूट्रॉन का क्या होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन आप इसको जब इस्तेमाल करोगे, जब इसको यूज़ करोगे, तो आपको बस यहीं तक लेना है, 1.67 तक ही यूज़ करना है, गुणा 10 की पावर माइनस 27 kg लेना है। जब न्यूट्रॉन की कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इसका भी इतना ही लेना है, 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27। ठीक, इनका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, और थोड़ा सा द्रव्यमान क्या होता है, न्यूट्रॉन का ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इनके आवेश लिख लेते हैं। अच्छा, आवेश से पहले आपको यह बताना है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस के 31 kg, और न्यूट्रॉन का कितना है, या फिर प्रोटॉन का कितना है, 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27। इन दोनों में ज़्यादा कौन सा है, इन दोनों में से ज़्यादा द्रव्यमान है हमारा किसका, प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज़्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि ये -31 है, ये -27 है। लगभग इसको जब हम भाग देंगे तो ये पावर 27 है, ये कितना बचेगा, 4 जीरो बचेंगे, ये 10,000, यानी 10,000 गुना द्रव्यमान प्रोटॉन का ज़्यादा होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 10,000 गुना कम होता है किसके द्रव्यमान से, प्रोटॉन के द्रव्यमान से। ठीक है, मतलब प्रोटॉन जो होता है, ये जो वैल्यू लिखी है, ये 10,000 गुना ज़्यादा है किससे, इससे। लगभग कितनी ज़्यादा है, 10,000 गुना। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है। उसके बाद मैं इनके आवेश लिख देता हूँ। आवेश की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो माइनस में होता है, ये होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, और ये कूलाम में, कूलाम के लिए मैंने C बनाया है यहाँ पर। ठीक है, 1.6 माइनस 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। जितना आवेश एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस में, उतना ही आवेश एक प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस में।
जितना आवेश एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस में, उतना ही आवेश एक प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस में, गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ठीक। और न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब जिस पर कोई आवेश ही ना हो, मतलब इस पर जब कोई आवेश ही नहीं होगा तो क्या लिखूंगा मैं इसको मैं लिखूंगा जीरो। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं इसको लिखूंगा जीरो। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन का केवल द्रव्यमान होता है, इसका आवेश नहीं होता है। मतलब न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये प्रोटॉन का आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है माइनस में, प्रोटॉन पर उतना ही आवेश होता है प्लस में। ठीक है, तो ये आपको जो पूरा टेबल है ये ड्रॉ कर लेनी है अच्छे से, और ये सारे जो डेटा मैंने लिखे हैं इसमें आपको याद होना चाहिए। तो मूल कण क्या होते हैं? वे कण जो किसी दूसरे कण पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल कण। लेकिन अगर हम आज के समय की बात करें, आज और अभी के समय की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी किसी पर डिपेंड करते हैं। ये मैं जो परिभाषा आपको लिखाई है ना, वे कण जो किसी दूसरे कण पर निर्भर नहीं करते हैं उन्हें मूल कण कहते हैं। ये हमारी पहले की परिभाषा है। अगर हम आज के समय की बात करें, तो आज के समय में ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन भी किसी कणों पर निर्भर करते हैं। और उन कणों को नाम क्या दिया गया है? देखो मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ, जानकारी होना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा हमको पता रहेगा उतना ज़्यादा हमारे लिए क्या है? बेहतर है। ठीक। तो आप क्या करना है, इसको टेबल में ही आगे ड्रॉ कर लेना। तो पहले क्या माना जाता था कि वे कण के जो किसी दूसरे कण पर निर्भर नहीं करते, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको मूल कण मानते थे। लेकिन अगर हम आज के समय की बात करें तो इनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। मतलब ये कण भी क्या करते हैं कि दूसरे कणों पर निर्भर करते हैं। और उन कण को पता है एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वार्क। क्या नाम दिया है इसको? क्वार्क। अब इस क्वार्क भी दो तरीके के होते हैं। एक का नाम है इसमें अप क्वार्क। कौन सा क्वार्क? अप क्वार्क। एक का इसमें नाम है अप क्वार्क, और दूसरा इसमें क्वार्क है डाउन क्वार्क। एक है अप क्वार्क और एक है डाउन क्वार्क। ठीक, दो प्रकार के क्वार्क होते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क को हम लोग लिखते हैं इससे +2e/3, और जो डाउन क्वार्क होता है इसको लिखते हैं -e/3। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो देखिए इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन कौन से क्वार्क मौजूद होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन में कौन कौन से क्वार्क होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 3 क्वार्क पर निर्भर करता है। तो मैंने 3 क्वार्क यहाँ लिख दिए, -e/3 और -e/3। अब देखिए ये कैसे पता चलता है कि ये 3 क्वार्क से ही मिलके हमारा एक इलेक्ट्रॉन बना है। देखिए इसका रीजन क्या है। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें? e/3 माइनस का e/3, और इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का e/3। तो इसका लासा कितना ले लेंगे? 3। ऊपर आ जाएगा ये -e, ये -e, ये -e। तो ये टोटल जोड़ के हो जाएगा माइनस का 3e/3। 3 से 3 काट देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का e। और अगर एक e की हम बात करें ना, एक e का बच्चों मान होता है, एक e बराबर होता है ये 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। क्या इतना ही आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर? देखिए ये ऐसे पता चलता है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार हमें इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो मान है वो भी हमें क्या चल जाता है? पता चल जाता है इस माध्यम से। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारे 3 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। कितने डाउन क्वार्क? 3 डाउन क्वार्क। अगर अब हम बात करें किसकी? प्रोटॉन की। देखिए प्रोटॉन में क्या क्या होता है। प्रोटॉन में हमारे कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन में बच्चों हमारे होते हैं 2 तो होते हैं अप क्वार्क, तो 2 मैंने लिख दिए यहां पर अप क्वार्क। ठीक, और एक हमारा कौन सा क्वार्क होता है? डाउन क्वार्क। एक कौन सा क्वार्क होता है? डाउन क्वार्क। जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे ना तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। देखिए मैं इनको जोड़ के दिखाता हूं, मैं इन तीनों को आपको जोड़ के दिखाता हूं। तो ये मैंने जोड़ दिया 2e + 2e/3 + 2e/3 माइनस के e/3।
लासा आ जाएगा इसका 3, ऊपर हो जाएगा 2e प्लस के 2e माइनस का e, तो 2 2 4 और 4 में से 1 गया 3, तो 3e बटे में 3, 3 से 3 कैंसिल, कुल मिला के e बचा। और e की वैल्यू मैंने अभी बताई थी आपको 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, और प्लस आ रहा है, क्या इतना ही आवेश होता है इसके ऊपर? देखिए ये वैल्यू वही निकल के आ गई इसमें। तो एक जो प्रोटॉन होता है हमारा, उसमें 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क होता है। ऐसे हम लोग इसमें बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन जो बच्चों हमारा होता है ना, इसमें न्यूट्रॉन में अगर हम बात करें तो एक होता है हमारा अपक्वार्क, एक होता है हमारा अपक्वार्क, और 2 होते हैं हमारे इसमें डाउन क्वार्क, 2 होते हैं हमारे इसमें डाउन क्वार्क। जब आप इनको जोड़ेंगे ना तो 0 आएगा, और देखिए इस पर आवेश भी कितना है हमारा, 0 ही है। ठीक, तो आई होप आपकी ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि अपक्वार्क क्या होते हैं, डाउन क्वार्क क्या होते हैं। ये आपको सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, और अगर आप इसको खुद से क्लास देखते ही देखते अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहें तो और भी अच्छा है। ठीक, आप समझते जाएं और नोट्स लिखते जाएं तो और भी आपकी चीज़ें क्या होंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। तो मिलेंगे हम लोग एक नई क्लास में। अगर किसी भी प्रकार का किसी भी टॉपिक में अगर कोई अभी आपको अगर डाउट हो तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर कमेंट कर दें। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।